हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ यंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम मेनली बात करने वाले हैं अबाउट द कॉज ऑफ द डिजीज़ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि आपको ये जो एक टॉपिक है ना वो हर ईयर में मतलब आपको पूछा जा सकता है। आपको एक साथ भी ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, लाइक कि ऑल कॉजेज़ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन भी पूछा जा सकता है। दूसरा आपको ये भी पूछा जा सकता है जो डिफरेंट अलग अलग कॉजेज़ हैं वो भी आपको अलग से पूछे जा सकते हैं। और ये क्या है कि एक बेस बनाता है आपका। जैसे कि आप कोई भी दूसरा टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भाई मेंटेनिंग कॉज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, या फिर तो जैसे आप वन साइडेड डिजीज़ पढ़ रहे हो, मेंटल डिजीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर तो इवन दो कि आप कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ पढ़ोगे ना ऑर्गेनॉन के अंदर तो वहाँ पर देखोगे कि मेंटेनिंग कॉज आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो तब आपको एक क्वेश्चन होता है कि भाई मेंटेनिंग कॉज एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो उसके लिए एक मतलब कि एक फंडामेंटल ये चीज़ है, एक बेसिक चीज़ है जो कि ऑर्गेनॉन को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये जो कॉजेज़ है ना वो आपको डिफरेंट जो हमारे एफोरिज्म्स है उसके अंदर मिल जाएंगे, बट लाइकवाइज की जो सारे कॉजेज़ है ना उनको मैं पढ़ाने वाली हूँ लाइन वाइज। ठीक है, तो उसके अंदर आपके ऑलमोस्ट जो भी कॉजेज़ ऐसा लिखा हुआ आता है ना आपके एग्ज़ाम के अंदर भी कि भाई मेंटेनिंग कॉज हो गया, फंडामेंटल कॉज हो गया, एक्साइटिंग कॉज हो गया, फिर आपका जो प्राइमा कॉजा मोरबी हो गया, कॉजा ओकेजनालिस हो गया, ठीक है, टीलोकोजम हो गया। तो ये क्या सारी क्या चीज़ें ये सारी आपके कॉजेज़ के अंडर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है जब आप इस तरीके से पढ़ते हो ना तो आपको एक तरीके से सारी चीज़ें भी पता लगती है। और दूसरी चीज़ है कि ये आपके एकेडमिक के लिए भी ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपके AIA PGT के लिए भी ठीक है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है ना कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। ठीक है, तो पहले हम जैसे कि आज का हमारा वीडियो उसके अंदर हम मेंटेनिंग कॉज को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आपको जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये अच्छा खासा मतलब कि नॉलेज मिलेगा इसके अंदर से। और अगर आप AIA PGT के लिए या फिर तो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के लिए देख रहे हो फिर भी आपको ये चीज़ जो है कि हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो जो है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ है ना वो आपको कौन से एफोरिज्म के अंदर लिखी हुई मिलती है। बिकॉज कि क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि जो MCQs वगैरह होते हैं उसके अंदर या फिर तो जो वन लाइनर वगैरह होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका एफोरिज्म पूछा जाता है कि भाई मेंटेनिंग कॉज कौन से एफोरिज्म के अंदर है। तो ये जो मेंटेनिंग कॉज है वो आपको सेक्शन 77 मतलब कि एफोरिज्म नंबर 77 और उसी के साथ साथ फुट नोट ऑफ एफोरिज्म नंबर 7 के अंदर ये मिल जाएगा। ठीक है, जो ओरिजिनली जो हमारा एफोरिज्म नंबर 7 है वो हमको बताता है अबाउट दी जो हमारा कॉजेज़ है उसके बारे में। ठीक है, तो उसके अंदर से भी जो उसका फुट नोट है उसके अंदर मेनली आपको मेंटेनिंग कॉज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, लेकिन मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एफोरिज्म नंबर 77 के अंदर मिल जाती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एक्चुअल एक बेसिक चीज़ देखेंगे कि भाई मेंटेनिंग कॉज कहते किसको हैं। सो टू द अवॉइडेबल हार्मफुल इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेज process or the development of the pseudo chronic disease which is known as maintaining cause। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो हमारा मेंटेनिंग कॉज है ना वो कैसा है, इट इज़ अवॉइडेबल, मतलब कि इसको जो एक पर्सन है कोई एक पेशेंट है वो अवॉइड कर सकता है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको आप खुद अवॉइड कर सकते हो। और ये क्या है, ये हार्मफुल है, मतलब कि अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो ऑफकोर्स ये हार्मफुल रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपके जो नॉर्मल हेल्दी स्टेट है उसको अल्टर करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो इन्फ्लुएंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे इसका नाम बता रहा है इट इज़ अ मेंटेनिंग। ठीक है, मेंटेनिंग कॉज है तो ये मेंटेनेंस करता है किसका मेंटेनेंस कर रहा है, ये क्रॉनिक डिजीज़ का। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि जब भी आप कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ देखते हो, अगर हम ये जो हमारा ऑर्गेनॉन है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भाई जो हमारा वन साइडेड डिजीज़ है, हमारे वन साइडेड डिजीज़ के ही दो पार्ट हो जाते हैं हमारे पास। एक जो हमारे पास जो लोकल मेलेडीज़ हैं या फिर तो मेंटल डिजीज़ है, उसके आगे चले जाओ इंटरमिटेंट डिजीज़ जो है, इंटरमिटेंट फीवर जो है। ठीक है, तो ये सारी कैसी चीज़ें हैं, ये सारी डिजीज़ हैं। ठीक है, तो और ये सारी
डिजीज़ कौन सी है, क्रॉनिक डिजीज़ है, दे आर द क्रॉनिक इन नेचर। दूसरी जो क्रॉनिक डिजीज़ है हमारे पास, जो आपका क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हमारा डिजीज़ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन, उसके बारे में मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। तो उसके अंदर भी जो आपको क्रॉनिक डिजीज़ के 3 पार्ट मिल जाते हैं, लाइक आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ और ट्रू क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है। तो वो सारी डिजीज़ को भी मेंटेन करने के लिए, वो सारी डिजीज़ को भी, एक बार डिजीज़ तो हो गई फिर उसको क्रॉनिक है तो मतलब कि लंबे टाइम तक की चलेगी, ठीक है। तो वो लंबे टाइम तक चलाने के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ अ मेंटेनिंग कॉज, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये क्या करती है, प्रोसेस बनाती है, जैसे मैंने आपको बोला कि लंबे टाइम तक ये चीज़ रह रही है, तो ये एक प्रोसेस को भी मतलब कि बनाने के लिए हेल्प करता है ये मेंटेनिंग कॉस्ट। दूसरा उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। किसका, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़, मेनली द स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़। स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ जैसे हम सबको पता है, ये आपको क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में मिल जाएगा कि जो स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ होती है ना, उनका जो कॉज है, दे आर नॉट ट्रूली द क्रॉनिक डिजीज़, क्योंकि उनका जो कॉज है वो क्या है, मेंटेनिंग कॉज है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कि एक पर्सन अवॉइड कर सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो क्रॉनिक डिजीज़ हो रही है, विच इज़ अ स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़। जब आप वो वाला वीडियो देखोगे ना, तो उसके अंदर भी मैंने सेम चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है कि भाई इसका जो कॉज है वो है हमारा मेंटेनिंग कॉज। लाइकवाइज की वेंटिलेशन कम है किसी के घर में, लाइकवाइज की किसी कोई है जो सेलार्स में रह रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है रेगुलरली, या फिर तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, जैसे कि हम अभी डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि भाई सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है कि ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी की वजह से दूसरे बहुत सारे डिजीजेज हो जाते हैं, इधर वो डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, इधर वो थायराइड हार्मोन का कोई भी इम्बेलेंस हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, उसकी वजह से भी आप गोइटर के अंदर चले जाओ, आपने जो है कि एडिसन्स डिजीज़ के अंदर चले जाओ। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उनका जो एक, अगर तुम कोर देखोगे, कॉज देखोगे, तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल के रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो उसी को बस समझ लो कि ये है हमारा मेंटेनिंग कॉज, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा कि ये एक्चुअली मतलब होता क्या, जैसे मैंने अभी आपको अच्छे खासे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर लिखना है तो जस्ट गो थ्रू इट कि भाई प्रोलोंगनेटेड एब्सेंस फ्रॉम द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर द सपोर्ट ऑफ द लाइफ। उसके अंदर आपका वेंटिलेशन आ गया, लिविंग इन सेलार्स आ गया, फिर आपका न्यूट्रिशन आ गया, ठीक है, माल न्यूट्रिशन वाली जो चीज़ें हैं वो आ गई, और जो है कि आपका हाइड्रेशन आ गया, इवन दो कि जो आपका वाटर सप्लाई है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी एक हेल्दी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है हमको, तो ऑफकोर्स वो जाके भाई क्रॉनिक डिजीज़ बन जाएगी, बट दे आर नॉट ट्रूली द क्रॉनिक डिजीज़, बिकॉज कि हम होम्योपैथी में क्या बोलते हैं कि भाई जो है क्रॉनिक डिजीज़, उसका होने का कारण क्या हो सकते हैं, माइजम्स हो सकते हैं। माइजम हमारे कौन से, सोरा, साइकोसिस और हमारा सिफिलिस, ठीक है। तो अगर ये तीनों हैं कोई कॉज एज अ कॉज ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़, तो वो ट्रू क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है। और अभी हम क्या देख रहे हैं, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़। तो इन सब की वजह से क्या होता है, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ होता है। सेकेंड थिंग विच इज़ अ प्रोलोंगनेटेड डिप्राइवेशन फ्रॉम द एक्सरसाइज इन द ओपन एयर। सेकेंड थिंग इज़ अ कंटिन्यूड नॉन मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन, ठीक है। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को कोरिलेट करोगे, जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इधर द टाइफॉइड और वी कैन से द इन्फ्लुएंजा, और फिर उससे आप चले जाओ डेंगू, मलेरिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, बिकॉज कि हमारा खुद का हाइजीन भी नहीं होता, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का भी हाइजीन नहीं होता, ठीक है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। दूसरी चीज़ है रिसाइडिंग टू द अनहेल्दी लोकालिटीज़ एंड स्पेशली इन द मार्सी डिस्ट्रिक्ट। ये सारी चीज़ों के अंदर आपका डेंगू मलेरिया बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कॉन्स्टेंट ओवर एक्सर्शन ऑफ द बॉडी एंड माइंड, मतलब कि आप कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप जो है कि मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, उसकी वजह से आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी वजह से भी लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम मेडिसिन के अंदर देखने जाए तो विच इज़ अ नक्स वोमिका, राइट। तो नक्स वोमिका क्या करता है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको सेडेंटरी लाइफ भी उसकी हो जा रही है, उसको बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ भी हो जा रहे हैं, ठीक है। और उसको जो है कि क्रॉनिक डिजीज़ के लिए भी हम नक्स वोमिका देते हैं, हम एक्यूट डिजीज़ के लिए भी नक्स वोमिका देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब इन शॉर्ट ये समझाने का मतलब क्या है कि भाई
हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनॉन को सिर्फ इस तरीके से पढ़ते हैं कि भैया ये तो एक थियोरी है, राइट। हम अगर इस चीज़ को हमारा जो मॉडर्न हमारा पैथोलॉजी है या फिर तो हम जो डे टू डे लाइफ में सारी डिजीज़ देखते हैं उसके साथ कोरिलेट करेंगे, थोड़ा सा मटीरियल के साथ कोरिलेट करेंगे, तो ये चीज़ें लाइक कि एक सेंस बनती हैं इन सारी चीज़ों की, ठीक है, और वो चीज़ आपको याद भी रहती है। दूसरा हम आगे उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वरी एंड एनजाइटी, राइट। तो ऑफकोर्स इसकी वजह से भी बहुत सारे हमको डिजीज़ हो सकते हैं। एंड द थेराप्यूटिक इम्पॉर्टेंस, ऑफकोर्स हम इसका थेराप्यूटिक इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि भाई एक्चुअली ये जो आपका मेंटेनिंग कॉज है वो आपको जो सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी है उसके ऊपर क्या ये इफेक्ट है इसका, ठीक है, विच इज़ अ थेराप्यूटिक इम्पॉर्टेंस। तो मेंटेनिंग कॉज इज़ टू बी रिमूव इन द ऑर्डर ऑफ क्योर द डिजीज़, राइट। कौन सी डिजीज़? द स्यूडोक्रोनिक डिजीज़, राइट। तो उसको क्योर करने के लिए हमें जो मेंटेनिंग कॉज है उसको हटाना ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है कि मतलब कि इन शॉर्ट एक हम अगर एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेस का, ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से या फिर तो आप ओबेसिटी ले लो, ठीक है, इन शॉर्ट ओबेसिटी ले लो। अभी तो कोई आपके पास ओबेसिटी वाला पेशेंट है, आप उसको क्या है कि मेडिसिन दे रहे हो कि भाई आपका ना ये मेडिसिन खाने से ओबेसिटी दूर हो जाएगी, ठीक है, या फिर तो ओबेसिटी की वजह से जो डिजीज़ हुई है वो चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन जब तक वो पर्सन जो है आपका पेशेंट जो है वो फिज़िकल एक्टिव होकर जो है कि एक्सरसाइज वगैरह करके अपना वज़न घटाने की कोशिश नहीं करता, उसकी डाइट के अंदर कोई फ़र्क नहीं ला रहा है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, राइट। तो यहाँ पर ओबेसिटी के लिए क्या कॉज था हमारे पास कि ये जो हमने दूसरा वाला देखा डिप्राइवेशन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ नहीं हटेगी, जब तक वो बंदा एक्सरसाइज नहीं करेगा तब तक उसकी ओबेसिटी दूर नहीं होने वाली है। तो एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है कि मेंटेनिंग कॉज को दूर करना, ठीक है। दूसरी चीज़ है द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंटेनिंग कॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज विथ आवर रिमूवल ऑफ द कॉज परमानेंट क्योर ऑफ द डिजीज इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको आगे समझाई। सेकेंड थिंग है फुट नोट ऑफ एफोरिज्म नंबर 7, फर्स्ट उसका जो फुट नोट है उसके अंदर क्या बोला है हैनेमन सर ने कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू से दैट एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इट इज़ एग्जिस्टेड, ठीक है। मतलब कि हैनेमन सर ने क्या बोला है कि हर एक मतलब कि जो इंटेलिजेंट फिजिशियन है वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं सबसे पहले मेडिसिन दे दूं और उसके बाद मेंटेनिंग कॉज को दूर करूंगा। पहले मेंटेनिंग कॉज को दूर करो, देन यू विल गो थ्रू दी मेडिसिन, ठीक है। दूसरी चीज़ है स्यूडोक्रोनिक डिजीज़। अब रिमूवल ऑफ द मेंटेनिंग कॉज इज द सफिशिएंट टू ब्रिंग आउट द पर्सन बैक टू द हेल्थ प्रोवाइड नो क्रॉनिक माइजम इन प्रेजेंट बिहाइंड इट। मतलब कि जो हमारा स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कि मेंटेनिंग कॉज को हटाना है, ठीक है। आपको उसके अंदर फिर कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट मीन्स कि हम क्या कहते हैं कि भाई रिमूवल ऑफ द कॉज इज़ इक्वल टू अचीविंग दी क्योर, ठीक है। तो मतलब कि आपने यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ कॉज को हटाना है तो आपको अल्टीमेटली जो क्योर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी अबाउट दी मेंटेनिंग कॉज। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एकेडमिकली भी अगर कोई क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स की अगर शॉर्ट नोट पूछी जाती है तो ये आप पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख सकते हो, इसके अंदर अच्छे खासे पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। और जैसे EIA PGT के लिए या फिर तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी होपफुली मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया होगा, आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on the specific topic then you can tell me in the comment section. And thank you so much for watching.